स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी आज के टॉपिक के अंदर हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो संबंध है उस संबंध को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के अंदर है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो डिवाइडेशन है वो रैगनर फ्रिश ने किया था। उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा था, समष्टि और व्यष्टि के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो शब्द जो है वो माइक्रो से लिया गया है और माइक्रोस का अर्थ होता है छोटा। तो जब हम आर्थिक गतिविधियों को छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी जब हम आर्थिक गतिविधियों का व्यक्तिगत इकाइयों के लेवल के ऊपर अध्ययन करते हैं तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और दूसरा है मैक्रो, और ये जो मैक्रो है ये मैक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो जब हम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के बड़े स्तर पर यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के ऊपर अध्ययन करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो का एग्जाम्पल है कोई भी एक व्यक्ति है, एक गृहिणी है, एक वस्तु की मांग है, एक उद्योग की बात है, तो उसको हम जो है माइक्रो में स्टडी करते हैं। और जब मैक्रो की बात करते हैं तो जब कुल आय है, कुल मांग है, कुल पूर्ति है, राष्ट्रीय आय है, कुल बचत है, कुल निवेश है, रोजगार है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इन सभी चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो की इकोनॉमिक्स का जो अर्थ जान लिया हमने, इसके बाद हम ये देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या संबंध होता है। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही इकोनॉमिक्स की ही अलग अलग शाखाएं हैं। अलग अलग होने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये एक दूसरे के विरोधी है। जब हमने इसका अर्थ देखा था तो ये लग रहा था कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन वास्तव में जो है एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये जो है अंतर संबंधित है। यानी माइक्रो मैक्रो के ऊपर निर्भर करता है और मैक्रो माइक्रो पर निर्भर करता है। सैमुअल्सन की अगर आप परिभाषा देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या संबंध है। वास्तव में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे को नहीं तो आप अर्ध शिक्षित हैं। इसका मतलब है कि माइक्रो का अध्ययन अगर हमने कर लिया और मैक्रो का नहीं किया तो हमारा ज्ञान अधूरा है। अगर हमने मैक्रो का कर लिया और माइक्रो का नहीं किया तो भी हमारा ज्ञान है वो अधूरा रहेगा। तो इस प्रकार अगर हमें इकोनॉमिक्स का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें माइक्रो और मैक्रो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों का अध्ययन है आवश्यक। हम ये नहीं कह सकते मैक्रो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या माइक्रो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रो और जो मैक्रो है उनके बीच में जो आपस में संबंध है उस संबंध को आप किस आधार पर स्टडी करेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच में संबंध का अध्ययन हम दो पहलुओं के आधार के ऊपर करेंगे। पहला पहलू क्या है, दोनों में अंतर्निर्भरता, यानी माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पर निर्भर करती है, इस आधार पर आप पहला पार्ट स्टडी करेंगे। और दूसरा जो पार्ट है वो दोनों में अंतर के आधार पर स्टडी किया जाएगा। पहले हम जो है इनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आएगा कि समष्टि के लिए व्यष्टि का अध्ययन जरूरी है। समष्टि संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, यह संपूर्ण व्यक्तिगत इकाइयों के योग से बनता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक समूह है और जो समूह जो होता है वो छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों से जोड़ करके बनता है। यदि हमें किसी भी संपूर्ण इकाई के व्यवहार को जानना है तो सबसे पहले हमें व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को जानना पड़ेगा। यानी अगर हमें समष्टि का व्यवहार जानना है, जैसे अगर हम ये देखते हैं कि भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग जो है वो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भी एक एक व्यक्ति की मांग क्या है, उसका हमें जोड़ करना पड़ेगा। अगर हम ये देखते हैं कि भी पूरे देश के अंदर जो है जब आय बढ़ती है तो बचत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें जो है एक एक इकाई यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ने पर बचत के बारे में उसका क्या व्यवहार है उसका अध्ययन करना पड़ेगा।
इसी प्रकार से जब हम ये देखना चाहते हैं कि एक देश के अंदर जब सामान्य कीमत स्तर बढ़ता है तो उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग पर क्या असर पड़ेगा, तो इसके लिए हमें जो है एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत इकाई जो है उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि जब कभी भी कीमत बढ़ती है तो वो उनकी मांग में क्या प्रभाव जो है फर्क पड़ता है, उनकी मांग कम होती है या ज़्यादा होती है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका हम तब तक अध्ययन नहीं कर सकते जब तक हम व्यक्तिगत इकाइयों यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करते। तो जैसे एग्जाम्पल लिया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी व्यक्तिगत इकाइयाँ सभी की आय का जोड़ करके हम जो राष्ट्रीय आय निकालेंगे। इसी प्रकार से जो है एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी व्यक्तिगत इकाइयाँ सभी की जो है मांग का जोड़ कर लेंगे। इसी प्रकार से जब आप एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई का भी अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई की सप्लाई को जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार समष्टि के अध्ययन के लिए व्यष्टि का अध्ययन बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट, व्यष्टि के लिए समष्टि का अध्ययन जरूरी है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। जब कभी भी हम किसी भी व्यष्टि सिद्धांत की बात करते हैं तो उन सभी सिद्धांतों के अंदर एक जो बात है वो कॉमन लिखी आती है कि अन्य बातें समान रहने पर। अगर आप मांग की बात करते हैं तो उसमें भी आता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच में संबंध बताता है। इसी प्रकार से आप पूर्ति की बात करते हैं तो भी उसमें आता है अन्य बातें समान रहने पर। तो जो ये अन्य बातें समान रहनी है ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं हैं, यानी इनमें वो सभी कारक शामिल होते हैं जिनका संबंध समष्टि से होता है। तो समष्टि जो फैक्टर्स होते हैं वो जो व्यष्टि को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम केवल व्यष्टि का अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उन सभी चरों को हम जो है कांस्टेंट मान लेते हैं और हमारी वो मान्यताएं बन जाती है अन्य बातें समान रहने पर। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र है वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रम की कीमत। देखिए, एक मजदूर जो को जो है क्या मजदूरी दी जाएगी ये केवल एक फर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये पूरे बाजार के अंदर जो श्रमिकों के लिए मजदूरी की दर चल रही है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति जो है अगर कम मजदूरी देगा तो कोई उसके पास काम करने के लिए नहीं आएंगे। फालतू मजदूरी देना बेवकूफ़ी की बात होगी, क्योंकि उसी मजदूरी के ऊपर उसको काम करने के लिए मजदूर मिल रहे हैं। तो श्रम की कीमत जो वो समष्टि अर्थ लेवल के ऊपर जो कीमत होती है उसके आधार पर तय होती है। इसी प्रकार से वस्तु की कीमत है, कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु की कीमत तय करता है वो बाजार कीमत को ध्यान में रख करके करता है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर या मैक्रो लेवल के ऊपर जो कीमत है उसको ध्यान में रख करके अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। इसी प्रकार से ब्याज दर है, कोई भी व्यक्ति जो है ब्याज के ऊपर पैसे उधार देता है तो वो ये देखता है कि भी बाजार के अंदर ब्याज दर क्या चल रही है, उसी के आधार पर वो अपने पूंजी की जो है ब्याज दर निर्धारित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समष्टि चर होते हैं वो व्यष्टि चरों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे कि समष्टि और व्यष्टि में अंतर। इससे पहले तो हमने देखा था कि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर अंतर निर्भर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंस है, इनको हम जो है अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इनका अंतर है वह सामूहिकता में अंतर। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें भी सामूहिकता पाई जाती है और समष्टि अर्थशास्त्र उसमें भी सामूहिकता पाई जाती है, लेकिन सामूहिकता में अंतर होते हैं। समूह की जो आकार होता है, सामूहिकता की जो मात्रा होती है उसके आधार पर अंतर होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का जो आकार है वो काफ़ी छोटा होता है। जैसे इसमें हम केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति की मांग, एक उत्पादक की पूर्ति, एक फर्म की पूर्ति, एक उद्योग, इनका अध्ययन किया जाता है। तो इनका जो आकार है, समूह का जो आकार है वो छोटा होता है। जैसे हम एक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों का अध्ययन कर रहे हैं तो उनकी संख्या वो काफ़ी कम होगी। दूसरी तरफ जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर जो सामूहिकता की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके अंदर हम एक बड़े समूह का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम एक जो है फर्म के अंदर काम करने वाले श्रमिकों का अध्ययन नहीं करते, इसके अंदर हम सभी फर्मों के अंदर काम करने वाले श्रमिकों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो समूह का आकार है वो बड़ा हो जाता है। तो जो समष्टि लेवल होता है, समष्टि अर्थशास्त्र होता है, उसके अंदर जो गतिविधियां जिनका हम अध्ययन करते हैं उनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सामूहिकता की मात्रा है वो अधिक होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है उद्देश्यों में अंतर। अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्यों का उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो साधनों का इष्टतम बंटवारा करना है। और जो साधन होते हैं उनका बंटवारा करने से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है, साधनों के इष्टतम बंटवारे से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं जो सामने आती है, इन सभी का अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, या ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है। इसी और अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है। और दूसरा इसका जो उद्देश्य जो होता है साधनों का विकास किस प्रकार से किया जाए, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम पूर्ण रोजगार से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से सिद्धांत है जो पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने में अध्ययन करते हैं, मदद करते हैं, और पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से सरकार जो है अपनी राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियां बना सकती है, इसका अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो कीमत और आय को महत्व, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन करना होता है कि किस प्रकार से जो कीमत निर्धारित की जाती है और कीमत को निर्धारित करते समय कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कीमत को निर्धारण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी का अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो मुख्य रूप से कीमत निर्धारण को महत्व देता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो मुख्य समस्या वो है आय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो आय को ज़्यादा महत्व देता है। नेक्स्ट है अध्ययन की विधियों में अंतर। समष्टि और व्यष्टि दोनों के अध्ययन की विधियों में अंतर पाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अध्ययन के लिए आंशिक संतुलन विधि का प्रयोग करता है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि भी आंशिक संतुलन विधि क्या होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं मांग का नियम, तो मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत, किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब क्या मांग को प्रभावित करने वाला क्या एक कीमत ही है? जब हम मांग के नियम की बात करते हैं तो एक शब्द उसके सामने लगा होता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें क्या है? किसी वस्तु की कीमत को जो है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित करती है, पूरक वस्तु की कीमतें भी प्रभावित करती है, आय का लेवल है वो भी प्रभावित करता है, आय का बंटवारा है वो भी प्रभावित करता है। लेकिन इन सभी तत्वों को आप स्थिर मान लेते हैं तो ये क्या है? आंशिक संतुलन विधि है। आंशिक संतुलन विधि के अंदर हम जिन दो चरों का अध्ययन कर रहे हैं ये मान करके चलते हैं उन चरों में परिवर्तन आने का अर्थव्यवस्था के अन्य चरों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार यह जो है आंशिक संतुलन विधि पर आधारित है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो सामान्य अर्ध सामान्य संतुलन विधि का प्रयोग करता है। तो इसके अंदर ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी एक चर में परिवर्तन आने पर, समष्टि लेवल का कोई भी अगर एक चर परिवर्तित होता है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अन्य चरों पर भी प्रभाव पड़ता है, या एक क्षेत्र में आने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर किसी भी देश के अंदर कुल मांग में परिवर्तन होगा तो कुल मांग का जो है उत्पादन, आय तथा रोजगार के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, जबकि कीमत में परिवर्तन का केवल मांग पर ही प्रभाव पड़ रहा है, बाकी अन्य चरों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हम इग्नोर कर देते हैं। ये अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो दोनों में मुख्य अंतर, समष्टि अर्थशास्त्र जो वो अर्ध सामान्य संतुलन विधि पर आधारित है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो आंशिक संतुलन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है मान्यताओं में अंतर। समष्टि और व्यष्टि दोनों की जो है मान्यताएं अलग अलग होती है। जैसे अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसी भी सिद्धांत की बात करते हैं या किसी भी जो है समस्या का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ मान करके चलते हैं, और जिन चीज़ों को हम मान करके, स्थिर मान करके चलते हैं वही उसकी मान्यताएं हैं। तो जब कभी भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो मानकर चलते अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, अर्थव्यवस्था के अंदर कुल आय, कुल व्यय, कुल उत्पादन, कुल मांग, कुल पूर्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, और इन सभी को स्थिर मान करके उसके बाद हम अध्ययन करते हैं किस प्रकार से साधनों का इष्टतम बंटवारा किया जा सकता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो मान्यताएं हैं वो अलग है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो मान्यताएं हैं वो ये है कि पूर्ण रोजगार को कैसे प्राप्त किया जाए, और इसके अंदर हम जो है ये मान करके चलते कि साधनों का इष्टतम बंटवारा पहले से अर्थव्यवस्था में है। अब उस साधनों के इष्टतम बंटवारे के स्तर के ऊपर हम किस प्रकार से पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ का अध्ययन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो दोनों की जो मान्यताएं हैं वो दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है विश्लेषणात्मक अंतर। विश्लेषणात्मक अंतर में हम ये देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो
ये मान करके चलता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर पहले से संतुलन है, क्योंकि ये मानता है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है और पूर्ण रोजगार की अवस्था में अर्थव्यवस्था अवश्य संतुलन में होगी। तो ये मानता है कि संतुलन के अंदर जो है किस प्रकार से विभिन्न जो है आर्थिक चर है वो व्यवहार करते हैं और उन आर्थिक चरों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की अवस्था में किया जाता है। तो विश्लेषणात्मक रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र पहले से ये मानता है कि अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो ये मानता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं है, अर्थव्यवस्था में असंतुलन है और उस असंतुलन की स्थिति के अंदर विभिन्न चर जो है किस प्रकार का व्यवहार करते हैं इसका अध्ययन जो किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण की दृष्टि से असंतुलन को मान करके अध्ययन करता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है संतुलन को मान करके विभिन्न चरों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मान्यताएं। जो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र उनमें एक परिवर्तन को लेकर के भी जो है अंतर पाया जाता है। इसमें अंतर इस आधार पर है कि जब कभी भी समष्टि अर्थशास्त्र के किसी भी चर में परिवर्तन होता है तो उसके कारण व्यष्टि में अवश्य परिवर्तन होगा। कि समष्टि स्तर के ऊपर जब कोई भी चर चेंज होता है तो उसके कारण व्यष्टि अवश्य चेंज होगी, लेकिन जब कभी भी व्यष्टि में परिवर्तन होता है तो ये जरूरी नहीं कि भी समष्टि में भी परिवर्तन हो, हालांकि लगभग होता है लेकिन आवश्यक रूप से नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, इसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। एक परिवार में 5 सदस्य और दूसरे में 6 सदस्य है। ये दोनों परिवार का अगर आप अध्ययन करते तो व्यष्टि है। कुल कितने हुए? 11 सदस्य है, यानी सभी का अगर हम जोड़ कर लेते तो क्या बन जाता है? समष्टि बन जाता है। अब आप पहले वाली लाइन दोबारा देखिए, जब कभी भी समष्टि में परिवर्तन होगा तो व्यष्टि में अवश्य परिवर्तन होगा, और जब कभी भी व्यष्टि में परिवर्तन होगा तो जरूरी नहीं समष्टि बदले। अब आप देखिए यहाँ पर ये कहता है कि व्यष्टि बदले। व्यष्टि का मतलब क्या है? 5 और 6 में कोई परिवर्तन होना चाहिए। इस जब कभी 5 और 6 में कोई परिवर्तन यानी दोनों परिवारों की संख्या में कोई परिवर्तन हो, जरूरी नहीं कि भी ये समष्टि यानी 11 ये अवश्य बदले। जैसे एक परिवार के अंदर एक की मृत्यु हो गई तो पहले परिवार में कितने बच गए? 4 बच गए, व्यष्टि चेंज हो गया। दूसरे परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया, कितने हो गए? 6 पहले थे, एक और हो गया, 7 हो गए। अब 7 और 4 11। अब देखिए यहाँ पर व्यष्टि बदल गया, पहला 5 था 4 हो गया, दूसरा 6 से 7 हो गया, लेकिन समष्टि अभी भी 11 है। तो ये जरूरी नहीं कि अगर व्यष्टि बदले तो समष्टि भी बदले। जैसे कोई भी जंगल है, जंगल में 10 पेड़ काट लिए गए, 10 पेड़ नए उगा दिए गए, तो व्यष्टि तो बदल गया कि 10 बड़े पेड़ थे कट गए, छोटे लगे हैं, लेकिन समष्टि तो उतना ही है कि टोटल पेड़ तो उतने ही रहे। तो इस प्रकार ये जरूरी नहीं कि व्यष्टि में चेंज आने पर समष्टि में परिवर्तन आए। अब दूसरा इसका आप देखते हैं कि समष्टि में परिवर्तन आने पर व्यष्टि में कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अगर हमारे पास में 11 सदस्य, 11 में से हमने 10 कर दिए या 12 कर दिए तो अवश्य ही व्यष्टि बदलेगा। अगर हमने 10 कर दिए तो या तो पहले परिवार में से एक सदस्य कम होगा या दूसरे में से कम होगा। अगर हमने 12 कर दिए तो या तो पहले में एक सदस्य बढ़ेगा या दूसरे में एक सदस्य बढ़ेगा। तो जब कभी भी समष्टि में चेंज आएगा तो व्यष्टि में अवश्य परिवर्तन होगा। ये एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। आगे होता है विरोधाभास। कई बार एक तत्व में परिवर्तन जो है वो व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तरों के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालता है। तो इसको ही हम जो विरोधाभास बोलते हैं कि चर है उसमें एक में परिवर्तन आ रहा है लेकिन उसका व्यष्टि स्तर के ऊपर अलग प्रभाव होता है और समष्टि स्तर पर अलग प्रभाव होता है। तो इसको हम बोलते हैं विरोधाभास। एक व्यक्ति बचत करता है तो ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छी बात है ये एक व्यक्ति बचत करता है, किंतु अगर सभी बचत करने लग जाएं तो क्या होगा? एक व्यक्ति बचत करता है, बचत का जो व्यष्टि के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव है, लेकिन अगर सभी बचत करेंगे यानी समष्टि लेवल के ऊपर बचत है वो नुकसानदायक है, क्योंकि जब सभी बचत करने लग गए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा यानी बेरोजगारी फैल जाएगी। तो इस प्रकार एक चीज़ जो समष्टि लेवल के ऊपर अच्छी है, दूसरी चीज़ वही चीज़ जो व्यष्टि लेवल के ऊपर एक चीज़ व्यष्टि पर अच्छी है, जरूरी नहीं वही समष्टि पर भी अच्छी हो। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जब बैंक से पैसे निकालता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर सारे ही व्यक्तियों ने बैंक से पैसा निकाल लिया तो बैंक तो दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि बैंकों का जो लेन देन है वो तो उसी के आधार पर चलता है कि भी लोग जो है बैंकों में पैसा जमा करवाते रहे, साथ साथ में कुछ निकलवाते रहे, बैंक आगे उधार देता रहता है। लेकिन अगर सभी ने पैसे निकलवा लिए तो बैंक जो वो फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार एक चीज़ जो व्यष्टि लेवल के ऊपर अच्छी होती है जरूरी नहीं समष्टि पर भी अच्छी हो, और जो चीज़ समष्टि लेवल के ऊपर अच्छी होती है वो जरूरी नहीं व्यष्टि स्तर पर भी अच्छी होती है। इसको हम विरोधाभास बोलते हैं। थैंक यू।
थैंक्स ऑल।